हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ फायरवॉल। तो आप बच्चे इंफॉर्मेटिक असिस्टेंस की कर रहे हैं प्रिपरेशन और मैं आपको यहाँ पर फायरवॉल करा रही हूँ। तो चलिए, फायरवॉल, कंप्यूटर फायरवॉल, किताबी भाषा पढ़ते हैं, फिर इस किताबी भाषा को अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये फायरवॉल क्या है। A firewall is a network security device, either hardware और सॉफ्टवेयर बेस्ड। पहली लाइन से मुझे कुछ ऐसा पता चल रहा है कि एक सिक्योरिटी डिवाइस है। ये या तो हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी है जो हो सकता है। तो सिक्योरिटी डिवाइस यानी कि रक्षा करता है, रक्षा करने वाला डिवाइस। क्या रक्षा करता है? चलिए, विच मॉनिटर्स ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। अच्छा, आगे वाली लाइन पढ़ते हैं, पर इतनी लाइन मुझे यहाँ पर ये चीज समझा रही है कि ये एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि इधर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये क्या करेगा? मॉनिटर करेगा सारी इनकमिंग और आउटगोइंग जितने भी हमारी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक है ना, कि भाई कौन सा ट्रैफिक आना चाहिए, मतलब इन होना चाहिए मेरे सिस्टम के अंदर, कौन सा मेरे सिस्टम से बाहर जाना चाहिए। तो एक तरीके से इट वर्क लाइक अ गेट कीपर। ठीक है, गेट कीपर मतलब इस सोसाइटी से जो लोग बिलोंग करते हैं तो ये उसको अलाउ कर देगा, जो नहीं करते हैं तो भाई वो वहीं पर खड़े रहे। अब ये भी यही काम करता है फायरवॉल। ठीक है, सिक्योरिटी डिवाइस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मॉनिटर करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक। बट किस बेसिस पर? ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, सिक्योरिटी के रूल्स हैं जिनके बेसिस पर ये 3 डिसीजन लेता है। एक तो होता है एक्सेप्ट, दूसरा रिजेक्ट और तीसरा ड्रॉप। ठीक है, क्या चीज समझ में आती है फायरवॉल से लेकर के कि ये एक सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि इधर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड हो सकता है, जिसका काम क्या है? इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक है उसको एक तरीके से कंट्रोल करना। ठीक है, उसको मॉनिटर करना। अब ये किस बेसिस पर करेगा? इसके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उन रूल्स के बेसिस पर क्या अच्छा ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये एंटर कर सकता है, नहीं तो यहीं पर मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो वो जो रूल्स वाली इसके पास कॉपी है ना, उसके बेसिस पर ये जो है मतलब डिसीजन लेगा या फिर एक्शन परफॉर्म करेगा। 3, एक तो है एक्सेप्ट, एक है रिजेक्ट और एक है ड्रॉप। मतलब तीनों में से कोई एक ही ऑफकोर्स हो रहा होगा कि भाई जैसे ये कॉपी के अंदर इसके पास जो भी लिखा हुआ है तो ये कहेगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारे इसके ये फॉलो कर रहे हैं, तो अब आप एक्सेप्ट कर लो। मान लो इसमें से एक भी रूल ऐसा है कि जो नहीं फॉलो हो रहा, तो ये क्या करेगा कि भाई ठीक है अब नहीं हो सकता, तो आप ये रिजेक्ट भी कर सकता है और ड्रॉप भी कर सकता है। तो देखो, एक्सेप्ट का मतलब है अलाउ द ट्रैफिक, अलाउ कर दिया इसने ट्रैफिक को, क्योंकि वो सेट ऑफ रूल्स वाली जो इसके पास बुक थी उसके बेसिस पर वो मतलब एक्सेप्ट करने लायक है, मतलब सही है वो ट्रैफिक, आपका ट्रस्टेड ट्रैफिक है। अब रिजेक्ट का मतलब है कि इसने ब्लॉक कर दिया, बट ये क्या करेगा? एक तरीके से एक्नॉलेज कर देगा उस बंदे को जिसने वो रिक्वेस्ट भेजी होगी या जहां से वो ट्रैफिक आ रहा होगा, है ना, तो वो वहां जो है एक्नॉलेज कर देगा कि भाई कोई गड़बड़ है, अनरीचेबल एरर है, आप आगे नहीं जा सकते। और ड्रॉप जब कर रहा होगा तो ये कोई रिप्लाई नहीं करेगा, सीधा ड्रॉप कर देगा। ठीक है, ये इसको आप कुछ ऐसे वो ट्रैफिक वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हो। कैसे कि भाई ट्रैफिक वाला जो पुलिस वाला है जिससे हमारी मुलाकात रोज होती है, मतलब रोज हम किसी न किसी मोड़ पर खड़े हमारी मतलब मुलाकात, टकराव है जो हो जाता है, तभी तो टकराव इतना ज्यादा होता है कि वो किस्सा बन जाता है हमारी जिंदगी का, हम भूल ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ये वो है कि जो कह लो कि भाई सबसे ज्यादा हम जिनके साथ मिलते हैं। ओके, तो ये हमारा जो ट्रैफिक वाले भाई साहब हैं ये खड़े हैं, इनके पास एक कॉपी है, उस कॉपी के अंदर है हेलमेट पहना है तो ठीक है ना। कोई एक और कॉपी है कि भाई सीट बेल्ट लगाई है कार के अंदर है तो बंदा, ऐसे करके काफी सारे उनके पास ट्रैफिक रूल्स की एक बुक है। तो उनका काम क्या है? यही है। अब कोई जो कार है या कोई बाइक वाला है वो इधर से आ रहा है, तो ये उस चेक बुक वो सॉरी जो रूल बुक है इसकी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? देखेगा कि हाँ ये सही है तो इसको जाने दो आगे, इसने हेलमेट नहीं पहना तो इसको रोक लो यहीं।
ठीक है, तो वो जाने दो मतलब कि आप क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है उसको कि एक्सेप्ट आप जा सकते हो। अब मान लो कि कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट, पहले तो एक्सेप्ट कर रहा है, फिर क्या कर रहा है कि अगर जो नहीं कर रहा है रूल को फॉलो, तो ये उसको रिजेक्ट कर रहा है। अब रिजेक्ट कर रहा है, मान लो इसने बंदे ने हेलमेट नहीं पहना, तो इसके जो माई बाबा है उनको ये बता रहा है कि भाई मैं इसको आगे नहीं जाने दे रहा क्योंकि इसने हेलमेट नहीं पहना है। तो यहाँ पर जो रिजेक्ट है, तो मतलब रिजेक्ट हो रहा है लेकिन पता भी चल रहा है जहां से वो रिक्वेस्ट आ रही है। लेकिन एक होता है ड्रॉप, कि बस रोक ही दिया, इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब तक आपको क्या 3 चीजें हैं जो समझ में आई, या क्या क्या ऐसी और भी चीजें इन तीनों के अलावा, एक्सेप्ट, ड्रॉप, रिजेक्ट के अलावा आपको समझ में आती है कि फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, ये ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है। इसका काम है इनकमिंग आउटगोइंग, जितना भी ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करना। ठीक है, अब किस बेसिस पर करता है? इसके पास कुछ सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स हैं, डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं सिक्योरिटी के ऊपर। तो ये उसके बेसिस पर 3 डिसीजन लेता है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट या ड्रॉप। एक्सेप्ट है यानी कि आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। रिजेक्ट, ऑफ कोर्स आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये जब रिजेक्ट करेगा ना, तो जहां से रिक्वेस्ट आई है वहां पर एक्नॉलेज हो जाएगा कि भाई ये अनरीचेबल एरर है, ये नहीं हो सकता, मतलब आप कनेक्शन नहीं बिठा सकते हो। और फिर आता है ड्रॉप। ड्रॉप में कोई जरूरत नहीं है आपको एक्नॉलेज करने की। ठीक है, तो यानी कि आपने सिर्फ उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, देयर इज नो रिप्लाई, राइट। अब ये कहता है कि अ फायरवॉल एस्टैब्लिशेस अ बैरियर, मतलब इट वर्क लाइक अ बैरियर। आपका सिस्टम है और ये दूसरा नेटवर्क है, ठीक है, या फिर इंटरनेट भी हो सकता है, तो इसके बीच में इट वर्क्स लाइक अ बैरियर की तरह काम करता है। जैसे कि इस गिवन डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम को देखिए, क्या है, फायरवॉल एक तरीके से बैरियर का काम नहीं कर रहा है यहां पर, है ना। सो अब बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो ये यहां पर एक तरीके से फिल्टर लगा हुआ है, छन रही है रिक्वेस्ट कि मुझे किसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, कि मुझे किसको एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, या किसको मुझे ड्रॉप करना है। तो उसके लिए ये यहां पर लगा हुआ है, आपके नेटवर्क के बीच में और बाहर नेटवर्क कोई भी हो सकता है, इट कैन बी इंटरनेट, ठीक है, अनट्रस्टेड नेटवर्क, कुछ भी। ठीक है, तो ये गुड नेटवर्क और बैड नेटवर्क के बीच में ना एक तरीके से मतलब मॉनिटर करके बताएगा कि कौन सा सही नेटवर्क है, ट्रस्टी है, और कौन सा अनट्रस्टी नेटवर्क है, राइट। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड, which monitor all incoming and outgoing traffic on the basis of a defined set of security rules. It accept, reject, drops that specific traffic. Accept का मतलब है allow the traffic, reject मतलब block the traffic but reply with an unreachable error. Drop मतलब block the traffic, no need for reply. A firewall establishes a barrier between secured internal network and outside untrusted network such as internet, right? अब आपको पता चल गया कि भाई आपका जो फायरवॉल है ना वो काम क्या करता है, बट वो काम कैसे करता है ये हम यहां पर जानेंगे। फायरवॉल एनालाइजेस which traffic should be allowed or restricted over network बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स। ये लाइन शायद हमारे दिमाग में अभी तक बैठ गई होगी कि फायरवॉल का काम है एनालाइज करना ट्रैफिक को, किसके बेसिस पर, जो उसके पास सेट ऑफ डिफाइंड नेटवर्क रूल्स है, उस बेसिस पर ये जज करेगा कि ये किसको अलाउ करे और किसको रिस्ट्रिक्ट करे। ठीक है, तो दोनों के बेसिस, मतलब दोनों चीजों के लिए डिसाइड कर रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ उस रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई ट्रैफिक है जो आपका ट्रस्टी है तो ये इसको अलाउ कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। थिंक ऑफ द फायरवॉल लाइक अ गेट कीपर। ठीक है, ये गेट कीपर की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक शादी हो रही है भंडारे में शादी हो रही है, वाला जी था, मतलब एक शादी हो रही है, यहाँ पर आपने क्या किया, कुछ गेट कीपर खड़े कर दिया। आपने कहा कि भाई इधर से जो भी लोग आ रहे हैं जिनके पास शादी का कार्ड है ना, तुम उन्हीं को अंदर जाने देना क्योंकि खाना कम बना हुआ है, हमने कार्ड ही कम बंटवाए हैं। तो जो अब जिसके पास भी कार्ड है तो उसको एंट्री मिल गई, बाकियों को नहीं मिली। तो ये यहां पर क्या है, एक बैरियर है
है ना, एक तरीके से गेट कीपर है ना, कि भाई ये एनालाइज कर रहा है कि कौन अलाउ करने हैं, कौन रिजेक्ट करने हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इट वर्क्स लाइक कैसे, जैसे गेट कीपर का एग्जाम्पल है ना, एट योर कंप्यूटर्स एंट्री पॉइंट एंड अलाउ ट्रस्टेड सोर्सेज और आईपी एड्रेस टू एंटर योर नेटवर्क। किसको एंट्री मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, ये गेट कीपर है। फायरवॉल वेलकम्स ओनली दोज इनकमिंग ट्रैफिक दैट हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड टू एक्सेप्ट। जो मतलब ट्रस्टी है सिर्फ ये उन्हीं को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। It distinguishes between good and malicious traffic, either allow or block specific data packets on pre-established security rules. तो ये अब जज करेगा उस सिक्योरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग कि किसको एक्सेप्ट करना और किसको नहीं करना है, राइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, बट आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जैसे मैंने फायरवॉल, ठीक है, डिफेंडर मैं आपको ओपन करके बताती हूं। जैसे मेरे पास में जी आ गया है ना, ठीक है, तो यहां पर देखो इन मतलब इनबाउंड रूल्स जो आ सकते हैं, आउटबाउंड रूल्स जो बाहर के लिए मैंने जाने के लिए है। तो कुछ यहां पर क्या है, ऑलरेडी पहले से ही फायरवॉल जो है वो फिक्स करके रख देता है कि भाई ये इनको अलाउ है, इनको नहीं है अलाउ। तो आप यहां पर देखो अपने खुद के रूल्स भी हैं, जो न्यू रूल्स भी है जो बना सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस डिफेंडर के अंदर देखेंगे, राइट, ओके, सुपर कूल है। अब आते हैं इसी डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या चीज मालूम पड़ती है कि भाई आप अपने खुद के रूल्स भी है जो बना सकते हो। तो ऐसे करके इसको अलाउ, नहीं, इनेबल्ड, प्रोफाइल, है ना, तो ये ऐसे करके इसके अंदर जो है सेट ऑफ रूल्स हैं, हम खुद के रूल्स भी बना सकते हैं और कुछ प्री डिफाइंड भी है जो बेसिकली होते हैं। ओके, सो अब एक सबसे बड़ा सवाल जो काफी बार बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, क्योंकि ये सवाल पेपर में भी आ जाता है बहुत बार, और एक अपने आप में ही बड़ा कंफ्यूजेबल सा है कि इधर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या चक्कर है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है। देखिए क्या चीज है, अगर हम इस प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन की बात करें तो एक फायरवॉल क्या हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और मे भी हो सकता है हम दोनों ही सेट कर दें, दोनों ही जो है, जो मतलब एक बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप दोनों तरफ से सिक्योरिटी कर दो ना, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह लो कि जो घर में आ रहे हैं आपके, है ना, तो आप वहां पर दोनों तरीके से घर के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दो और घर के बाहर भी कर दो, है ना। वही चीज है कि यहाँ पर क्या है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, हार्डवेयर पर भी आप प्लेस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर पर भी आप प्लेस कर सकते हो, और आप दोनों सिक्योरिटी भी जो है लगा सकते हो। तो इट कैन बी हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। अब ये कहता है कि अगर हम बात करें एज स्टेटेड अबव, अ फायरवॉल कैन बी अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर। दिस मीन्स दैट हार्डवेयर कम्स एट बोथ लेवल, दोनों लेवल से भी आ सकता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कि ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए कि हम दोनों तरीके से अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अपने आगे फायदे नुकसान जो कि पढ़ने वाले हैं। कहता है कि ईच फॉर्मेट अ फायरवॉल इम्प्लीमेंटेड एज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैज डिफरेंट फंक्शनैलिटी बट द सेम पर्पस। आप चाहे हार्डवेयर लगाओ चाहे सॉफ्टवेयर लगाओ, फंक्शनैलिटी, उनका काम करने का तरीका या जो भी चीजें वो अलग हो सकती हैं, बट उनका पर्पस एक ही है, दैट इज सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना आपके सिस्टम को। कहता है कि हार्डवेयर फायरवॉल इज अ फिजिकल डिवाइस दैट अटैच्ड बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ गेटवे। इंटरनेट और आपके सिस्टम के बीच में हम राउटर वगैरह का यूज करते हैं, जैसे इसने फॉर एग्जांपल अ ब्रॉडबैंड राउटर एग्जांपल दे रखा है। तब क्या होता है कि आजकल उन्हीं के अंदर इनबिल्ट जो है हमारी फायरवॉल है जो फिक्स होकर के आती है। तो मतलब इंटरनेट से होने वाला डेटा वहीं पर आपका फिल्टर हो जाता है, उसी हार्डवेयर हमारी फायरवॉल के अंदर ही, वहां से फिल्टर होकर के फिर हमारे सिस्टम तक पहुंचता है। अब ये कहता है कि ऑन द अदर हैंड जो हमारा सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, ये क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम है इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर दैट वर्क्स थ्रू पोर्ट नंबर एंड अदर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है ना हमारा फायरवॉल, ये क्या जो हमारे सॉफ्टवेयर फायरवॉल होते हैं वो विंडो के साथ ही इनबिल्ट है जो आपको मिल जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि भाई ये पोर्ट बेसिस पर काम करता है, हमारे कंप्यूटर से कोई रिक्वेस्ट बाहर जा रही है या कोई रिक्वेस्ट अंदर आ रही है तो वो पोर्ट के ऊपर काम करती हुई आ रही है। कि जैसे मान लीजिए ऐसा है कि भाई अगर मैं चाहती हूँ कि भाई सिक्योर ही जो है रिक्वेस्ट मेरी सिस्टम से जाए भी और आए भी,
तो जैसे HTTPS है, उसका जो पोर्ट नंबर है वो 443 है ना। तो मतलब उसी, अब HTTPS से रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट होगी आनी या जानी होगी वो उसी पोर्ट से है जो जाएगी। जैसे HTTP की रिक्वेस्ट है, आपके पास पोर्ट नंबर है 80, तो उसका जो भी मेरा डेटा आना और जाना है तो वो सारा उसी पोर्ट से हो रहा होगा। तो आप ऐसे सेट कर सकते हो कि मेरे सिस्टम के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आए वो HTTPS से आए, सिक्योर से आए, तो मैं 443 का यूज करूंगी और मैं इधर अपने 80 जो पोर्ट है यानी कि HTTP का, तो मैं उसको मैनुअली जाकर के ब्लॉक कर सकती हूँ। तो अब फायरवॉल लगाने का ये फायदा हो जाएगा कि अगर HTTP से कोई रिक्वेस्ट आ भी रही होगी ना तो भी उसके थ्रू नहीं जाएगी, क्योंकि वो सिक्योर वर्जन के थ्रू होकर के आएगी, 443 के थ्रू यानी कि HTTPS के थ्रू। तो ऐसे करके आप क्या है कि ये पोर्ट के ऊपर काम करता है। तो आप ऐसे इसमें अपने रूल से जो कुछ बना सकते हो कि भाई इसको तुम अलाउ करो या इसको तुम अलाउ मत करो, राइट। अब ये कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर क्लाउड बेस्ड फायरवॉल भी। जैसे आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS एस पैस पढ़ा होगा, है ना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वैसे ही यहाँ पर फैस भी है, इट्स फायरवॉल एज ए सर्विस। कि अब क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी को अपने जो है पैसे पे कर देते हैं, ठीक है, तो हम उनको पैसे कितने करते हो तो वो हमें अब जो मेरी कोई भी रिक्वेस्ट आनी है तो उस थर्ड पार्टी के थ्रू है जो आएगी, ठीक है, तो हम उनको पैसे पे करेंगे और वो हमारे लिए जो है मतलब ना मैंने हार्डवेयर का यूज किया ना सॉफ्टवेयर का, मैंने ऑनलाइन ही क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके ले लिया। अब जितनी भी रिक्वेस्ट है वहीं से मेरे पास फिल्टर होकर के आएगी। तो वो हमें हमारी सिक्योरिटी के लिए पैसे उन कंपनीज को, थर्ड पार्टीज को देने होंगे और वो बदले में हमें फायरवॉल प्रोवाइड करा रही होंगी। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी उस फायरवॉल से गुजरते हुए हमारे सिस्टम तक है जो पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही, तीनों ही है। मैंने फैस को भी आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ फायरवॉल है जिसके बारे में बात करेंगे। ऑफ फायरवॉल के अंदर सबसे पहला जो टाइप हमारे पास आता है वो है जी पैकेट फिल्टरिंग। अब ऐसा है कि यहां से डेटा यहां को, यानी कि अगर ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, आपको पता है कि हम कोई भी चीज अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भेजते हैं इंटरनेट की दुनिया से, तो वो चीज आपकी पैकेट्स में डिवाइड होकर के है जो जाती है ना। ऐसे करोड़ों पैकेट्स हैं जो इंटरनेट पे फ्लो कर रहे हैं, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने मैसेज टाइप किया है, जो भी आपने चीज भेजनी है किसी को भी, तो वो क्या होगा, उसके पैकेट्स में डिवाइड है जो हो जाएंगे, पैकेट्स में डिवाइड हो गई। अब पैकेट आपके सोर्स से आपके डेस्टिनेशन तक है जो जाएंगे। अब हर पैकेट के ऊपर ना क्या होता है कि ये सोर्स का मतलब कहाँ से आया है, मतलब सोर्स जो है आपका उसका आईपी एड्रेस, और कहाँ को जाएगा यानी कि डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है जो होता है, कहाँ से आया है कहाँ को जाएगा, उसके ऊपर पोर्ट भी है, उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन भी है जो आपने लिख करके भेजी है। तो यानी कि आपका जो मैसेज है वो यूं ही नहीं चला जाएगा सीधा सीधा, वो पैकेट्स में होकर के जाएगा, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस उस पर होगा कि कहाँ से कहाँ को पैकेट है जो फ्लो हो रहा है। अब पैकेट फिल्टरिंग का जो काम है ना वो यही वैलिडेट करना है कि सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, कि ये जो पैकेट है ये कहाँ से आया है और ये कहाँ को जाएगा। तो सोर्स का और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ही ये क्या करेगा, पैकेट फिल्टरिंग है जो चेक करेगा, मतलब एक तरीके से वैलिडेट करेगा, ठीक है। कहता है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन फायरवॉल टाइप, ये बहुत ही कॉमन एक फायरवॉल टाइप है। पैकेट फिल्टरिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टेटफुल एंड स्टेटलेस कैटेगरीज। ये फर्दर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक का नाम है स्टेटफुल और एक का नाम है स्टेटलेस। स्टेटलेस के अंदर क्या है, एग्जामाइन्स पैकेट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली of one another, it doesn't have any contextual information। क्या होता है कि अगर एक पैकेट या फिर एक सिस्टम से हम कहें काफी सारे आपके पैकेट्स हैं जो आपके डेस्टिनेशन तक हैं, जो पहुंच रहे हैं या जा रहे हैं, है ना। अब ये क्या है कि जैसे कि मान लो एक बारात है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो बारात में बहुत सारे लोग होंगे, है ना, तो वो एक जगह से आई है बारात, अब वो बारात के सारे जने हैं जो दूसरी जगह पहुंचेंगे, है ना। तो अब ये क्या है कि जो स्टेटलेस है इसके लिए ग्रुप कोई मायने नहीं रखता है, वो क्या करेगा कि भाई आपका इंडिविजुअली ही है जो चेक करेगा कि भाई ये जो पैकेट है ये कहाँ से आया है कहाँ को जाएगा, ये पैकेट कहाँ से आया है कहाँ को जाएगा, ये पैकेट कहाँ से आया है कहाँ को जाएगा। तो इसके अंदर खुद का कोई ऐसे कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन, मतलब ये कुछ मतलब सेव नहीं करके रखता है, इसकी कोई खुद की मेमोरी नहीं है कि अच्छा
ये वाला पैकेट अब इस डेस्टिनेशन पर जा रहा है, तो और भी कोई पैकेट है इसके साथ का जो इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस को जाएगा, ऐसा कुछ पता ये नहीं रखता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली भाई इसके लिए हर पैकेट एक नया ही पैकेट है। तो जहां आपका सोर्स है और जहां आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक आपके काफी सारे पैकेट्स अगर जा रहे हैं तो ये हर पैकेट को इंडिविजुअली चेक कर रहा है, स्टेटलेस। फिर आता है स्टेटफुल, जिसमें याद रखने की ताकत है, रिमेम्बरेंस की। ये क्या करेगा कि भाई आपके काफी सारे पैकेट्स हैं जो एक आईपी एड्रेस से, एक सोर्स से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। तो इसको पता होगा कि अच्छा एक आईपी एड्रेस इसने, एक पैकेट इसने देख लिया कि इस पर इसका आईपी एड्रेस है सोर्स का और ये इसकी डेस्टिनेशन है। तो अब इसको पता है कि भाई इसके बाकी भी पैकेट्स हैं जो रास्ते में आ रहे हैं। तो अगर कुछ पैकेट्स आपके ऑलरेडी जा चुके हैं तो इसको पता है कि अच्छा ये उन्हीं के साथ का पैकेट था। तो इसमें क्या है कि ये एक तरीके से स्टोर करके रख लेता है इस चीज को। तो यही इसका स्टेटफुल है। तो स्टेटफुल कहता है कि रिमेम्बरेंस इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियसली पास्ट पैकेट। ठीक है, तो कुछ पैकेट्स आपके पहले से चले गए हैं, कुछ आ रहे हैं, तो इसको पता होगा कि अच्छा ये उसी मैसेज के अंदर के पैकेट से जो एक जगह से दूसरी, मतलब इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस को फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटफुल का है। तो स्टेटफुल क्या है, कहता है कि दिस फायरवॉल टाइप इज कंसीडर्ड एज मच मोर सिक्योर देन स्टेटलेस। स्टेटलेस के मुकाबले इसको ज्यादा सिक्योर है, जो बेसिकली माना गया है। कहते हैं कि ऑल दो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आर इफेक्टिव, दे प्रोवाइड लिमिटेड प्रोटेक्शन। देखो ये कॉमन है, यूज भी बहुत होता है और इफेक्टिव तो है ही खैर, लेकिन फिर भी इसकी जो प्रोटेक्शन है ना वो लिमिटेड ही है। क्या, जैसे आपने कोई चिट्ठी एक लिखी, ठीक है, अपना प्रिय पत्र लिखा किसी के लिए। अब आप उस बंदे को इस पत्र को भेज रहे हो, तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट कर दिया आपने, तो पोस्ट ऑफिस वाले बीच में आ गया और वहां से इस प्रिय को पत्र है जो आपका जा रहा है। अब पोस्ट ऑफिस वाले बीच में क्या इस पत्र को खोल करके देखेंगे कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है? नहीं, वो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। करते तो भाई एक जुर्म है ना। तो अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये इस एड्रेस से एक पत्र लिख करके आया है और दूसरे एड्रेस पर, यानी कि इस एड्रेस पर इसको हमें भेजना है। बीच में क्या लिखा है हमको नहीं लेना देना, है ना। तो बस अब ये जो आपकी पैकेट फिल्टरिंग है ना, ये सिर्फ इतना ही काम कर रही थी कि आपका ये पैकेट किधर से आया है और किधर को जाएगा, और पैकेट के बीच में क्या है कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये इसकी क्या हो गई, एक लिमिट हो गई यहां पर, है ना, कि भाई यहां पर इसकी प्रोटेक्शन ये नहीं दे रही है कि अंदर क्या हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर मेरा कोई ट्रस्ट वर्दी कोई सोर्स है, वहां से मेरे पास में कोई डेटा आ रहा है, तो अब डेटा आ रहा है, ये ट्रस्ट वर्दी भी है क्योंकि इसने चेक कर लिया कि अच्छा ये यहां से आ रहा है और इधर को जाएगा। लेकिन अंदर हो सकता है वो कोई मालवेयर भेज रहा हो, कोई ऐसा वायरस भेज रहा हो जो मेरे एप्लीकेशन को, मेरे सिस्टम को खराब कर दे, है ना। तो अब कहने का मतलब है कि इसका काम था कि किधर से किधर को जाना, इस आईपी एड्रेस को याद, मतलब दिमाग में रखना। दिमाग का कहने का मतलब है कि कहां से आया कहां को जाएगा, इतना पता करना। अंदर क्या है वो पता करना इसकी जिम्मेवारी नहीं थी। तो यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है जो हो गई, कि अंदर उसके में भी हो सकता है कोई मालवेयर हो, कोई ऐसा वायरस हो जो मेरे सिस्टम को खराब कर दे, है ना। तो कहता है कि दीज फिल्टर uses is also minimal. They can't determine if the packet content or request can adversely affect the application. आपकी जो एप्लीकेशन, आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सिस्टम है, मे बी उसको ये नुकसान पहुंचा दे। Most notably, a malicious request can cause catastrophic damage to the application without the firewall having any knowledge about it. एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर आपका डेटा जा रहा है, ये सोर्स ट्रस्टवर्दी है, यहां से अब ये जो पैकेट फिल्टरिंग है ये इतना काम कर रही थी कि ये जान रही थी कि किस आईपी एड्रेस से किस आईपी एड्रेस को ये डेटा भेजना है, बट अंदर क्या है पता नहीं। तो हो सकता है कि जो आपका ट्रस्टवर्दी जहां से डेटा आ रहा है उसमें ही कोई वायरस हो, है ना। इसका कुछ भी इसको लेना देना नहीं है, किसको, पैकेट फिल्टरिंग को, कि अंदर का कंटेंट क्या है। इट कैन बी मालवेयर आपका हो सकता है और जिससे आपके एप्लीकेशन को नुकसान पहुंच सकता है। आई होप ये चीज आपको पता चल गई हो। आगे चलते हैं, तो प्रॉक्सी फायरवॉल सर्वर की बात करते हैं। एक शब्द प्रॉक्सी से क्या चीज समझ में आती है? कॉलेज के दिन याद आ गए होंगे, जब कोई आता नहीं होता था तो अपने क्या करते थे, प्रॉक्सी लगा देते थे उसकी जगह। बस यही वाली चीज हो रही है।
बात कुछ इस तरीके से है कि भाई ये सोर्स, ये डेस्टिनेशन, ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि भाई यहां से कोई भी रिक्वेस्ट जा रही है तो सबसे पहले वो प्रॉक्सी सर्वर पर जा रही है। अब प्रॉक्सी सर्वर से वो रिक्वेस्ट है जो आपकी आगे मूव हो रही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। अगर बाहर से भी कोई इंटरनेट से रिक्वेस्ट आ रही है तो अब पहले वो प्रॉक्सी सर्वर पर आएगी, यहां पर वो चेक बैक होगी कि भाई यहां पर वो सही है कि नहीं है, फिर यहां से आपके पास में है जो सिस्टम पर है जो आएगी। प्रॉक्सी फायरवॉल इज कंसीडर्ड द मोस्ट सिक्योर form of firewall because it prevents networks from directly contacting other systems. It has its own IP address. अब देखो क्या है कि ये सबसे ट्रस्ट वर्दी है बचाने के लिए किसी भी मालवेयर से या कोई भी ऐसा अनट्रस्टेड अगर रिक्वेस्ट कोई आती है तो उससे ये आपको एक सबसे सिक्योर है कि बचाएगा कि भाई आपने कोई रिक्वेस्ट की इंटरनेट की दुनिया से, अब इंटरनेट की दुनिया से आपके पास वापस से रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये जो कनेक्शन बैठ रहा है ना, ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, ये बीच में आपके प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू है जो हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसको कर रहे हो, फिर ये आगे इंटरनेट से कर रहा है, इंटरनेट आपका रिक्वेस्ट आ रही है और फिर आपके पास जा रही है। तो इसका खुद का एक आईपी एड्रेस है जो होगा, तो आप यहां से कर रहे हो, ये अपने आईपी एड्रेस से आगे है जो मूव करेगा और वहां से इधर आएगा, इधर से ऐसे। तो इस तरीके से बीच में एक दीवार हो गई है ना। हम कहते हैं ना कि भाई तुम्हें अगर उस तक पहुंचना है तो उससे पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, तो वो वही है आपका प्रॉक्सी। कहते हैं कि इट हैज इट्स ओन आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस which means an external network connection cannot receive packets directly from the network। ठीक है, तो मतलब ये जो सिस्टम है ये डायरेक्टली इंटरनेट से कोई भी पैकेट रिसीव नहीं करेगा, पहले वो प्रॉक्सी पर जा रहे होंगे, प्रॉक्सी से वो आगे मूव होंगे। टाइप्स ऑफ फायरवॉल के अंदर आपके पास में आता है प्रॉक्सी के अंदर ही, कहता है कि द प्रॉक्सी फायरवॉल एक्ट्स एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड आउटसाइड इंटरनेट। आई थिंक नाम से ही काम के बारे में भी पता चल रहा है, इस लाइन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि मेरा जो सिस्टम है वो इंटरनेट की दुनिया से डायरेक्ट संबंध है जो नहीं रख रहा, यहां पर शील्ड लगी हुई है कौन सी, प्रॉक्सी सर्वर की। ठीक है, तो अब क्या है कि जो भी आना है अटैक पहले इस पर होगा, उसके बाद में अगर वो रिक्वेस्ट भेजनी है यहां पर तो भेजी जाएगी, अगर वो ट्रस्ट वर्दी होगी, नहीं तो नहीं। बातें सिलसिले कुछ कैसा कहती है कि इफ कंप्यूटर्स आर इंटरनल नेटवर्क wish to make a connection with outside internet, they first communicate with proxy. तो proxy is working like an intermediator. ठीक है, अब ये कहता है कि proxy then forwards data from internal network to the internet and sends data received from the internet to internal network। वही उसी लाइन को बार बार घुमा फिरा करके बोला जा रहा है कि भाई प्रॉक्सी ही है एक तरीके से वो फॉरवर्ड कर रहा होगा कि जैसे मान लो तुमने कोई सामान अपने घर पर मंगाया, ठीक है, तुमने ऑर्डर किया, कोई ये दुकान है यहां से, अब दुकान तुमने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं, मतलब डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट ऑर्डर हो गया और वहां से तुम्हारे घर पर आ गया है ना। अच्छा, अब इसमें ये वाली चीज नहीं हो रही है, आप क्या कर रहे हो, यहां से तुम पहले इस बंदे को बोल रहे हो, अब ये बंदा क्या है आगे चल करके आपका उस दुकान वाले को बोल रहा है और वो दुकान वाला पहले इसको सामान भेजेगा, यहां से वो सामान फिर आपके पास में है जो आएगा, तो ये आपका प्रॉक्सी सर्वर है। ठीक है, समझ में आई चीज। तो प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही आप बाहर की दुनिया के साथ और बाहर की दुनिया आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉक्सी फायरवॉल शील्ड इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम इंट्रूडर्स इन द आउटसाइड नेटवर्क एंड प्रिवेंट डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेट। एक तरीके से इट वर्क्स लाइक अ शील्ड। हमने अगर बाहर वालों ने हमसे कांटेक्ट करना है तो दैट विल बी इस शील्ड के थ्रू ही है जो हो पाएगा। ये शील्ड है एक तरीके से प्रॉक्सी, यहाँ पर आपकी सारी इंटरनल मतलब एप्लीकेशन, जो कि मेरा अगला पॉइंट भी है, एप्लीकेशन लेवल पर ही सारी चेकिंग है जो मॉनिटर है जो हो जाता है, इसलिए इसको एप्लीकेशन फायरवॉल भी है जो बोला जाता है। अब NAT फायरवॉल, ये होता तो प्रॉक्सी ही है, मतलब प्रॉक्सी की तरह ही है जो काम करता है, लेकिन इसका काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है प्रॉक्सी से। NAT फायरवॉल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो नाम से देखो काम का पता चल रहा है, नेटवर्क का एड्रेस ट्रांसलेट हो जाना, यानी कि एड्रेस में कुछ छेड़छाड़ करना आईपी एड्रेस के अंदर। योर डिवाइस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर बाय सेंडिंग डेटा पैकेट्स। अब कहानी बस ऐसे ही है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है
तो ये रिक्वेस्ट आपकी क्या है, पैकेट्स के अंदर जा रही है, कोई आपने डेटा भेजना है या जो भी है ना। दीज पैकेट्स इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज, अब ये जो पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में, है ना, इनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर एड्रेस होगा। एड्रेस किसका, सेंडर का और रिसीवर का। और कौन सा एड्रेस होगा, दोनों पर आईपी एड्रेस होगा, कहां से आया है कहां को जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके ऊपर पोर्ट नंबर है कि ये किस पोर्ट से रिक्वेस्ट किस कहां तक है जो जाएगी। जैसे मैंने अगर HTTPS का यूज किया है तो 443 से जाएगी, तो पोर्ट नंबर और क्या इंफॉर्मेशन आप भेज रहे हो उसके अंदर। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है हर एक पैकेट के ऊपर, मतलब ये तीनों चीजें होती हैं किसी भी पैकेट की अगर आप बात करोगे। अगला पढ़ते हैं, कहते हैं कि द ट्रैफिक गोज थ्रू अ राउटर विद एन NAT फायरवॉल, जो हमारा रूटर है भाई साहब, है ना। अब वहां से देखो इसको समझने के लिए ना एक डायग्राम ही बनाना पड़ेगा, वैसे इसको पढ़ करके बता देते। कहते हैं कि NAT चेंजेस द डेटा पैकेट्स प्राइवेट IP टू द राउटर्स पब्लिक IP. It note this change and adds it to its record. अब देखो क्या है, ये मेरा राउटर भैया है, ठीक है। मेरे घर पे बहुत सारे डिवाइस है, मान लो ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरा टीवी है, ये अलेक्सा है, मान लो ये 2-4 मोबाइल फोन है, ठीक है, ओके। तो अब हमने जब इंटरनेट कनेक्शन लिया तो इसको एक IP एड्रेस है जो मिला, जो कि क्या है, पब्लिक है, सारी दुनिया को है जो पता है, ठीक है। अब क्या है कि हर एक डिवाइस का ना एक प्राइवेट एड्रेस भी है जो होता है, IP एड्रेस भी है जो होता है। जैसे कि अगर अपने मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। सो अब देखो क्या है, मेरे पास देखो IPv4 एड्रेस आ गया 192.168 और 0.5, 192.168.1.5, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक मेरा जो है प्राइवेट एड्रेस है जो बेसिकली आ गया। अच्छा, अब मैं आपको क्या ये चीज समझाने की या बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप इसको गौर से सुनिए। देखो मतलब क्या था, 192.168.1.5 था, तो ये मेरे लैपटॉप का एक प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है। ऐसे ही करके क्या होगा कि जितने भी मेरे डिवाइस हैं उन सबका भी क्या होगा कि जैसे ये अगर मेरा टीवी है तो इसका भी एक हो सकता है 168.1. मान लो इसका 4 है, ये क्या है, अलेक्सा है मान लो, सो 168.1.3 दे दिया। अब 192.168.1. मान लो इसको 2 हो गया। और जनरली नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो हमारा रूटर होता है उसका क्या होता है, 192.168.1.1 होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे रूटर का जो IP एड्रेस है वो प्राइवेट वाला है ना, तो वो ये होता है। तो अब क्या है कि मान लो मेरे लैपटॉप ने कोई रिक्वेस्ट है जो की, ठीक है, अब मेरे इस प्राइवेट नेटवर्क से IP एड्रेस से रिक्वेस्ट इसके पास जाती है, ठीक है। तो मैंने कोई रिक्वेस्ट की, अब ये क्या करेगा, ये कहेगा अच्छा 5 नंबर सिस्टम ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो ये कहेगा अच्छा 5 नंबर सिस्टम, यानी कि इससे इसको X नाम है फॉर एग्जाम्पल के लिए हम दे देते हैं, नहीं भी देना तो कोई बात नहीं, बस एक बार समझ रहे हैं हम इसको, है ना। तो अब ये क्या करेगा कि अब ये जिस IP एड्रेस से मतलब 192.168.1.5 से जो भी रिक्वेस्ट आई, मतलब ये क्या था, ये प्राइवेट IP एड्रेस था, यहां से जो रिक्वेस्ट आती है अब ये बाहर इंटरनेट पर जब ये भेजेगा, फ्लो करेगा, तो ये क्या करेगा, इस IP एड्रेस को बदल करके अपना जो पब्लिक वाला IP एड्रेस है वो दे देगा, अपना जो पब्लिक वाला IP एड्रेस है वो दे देगा। तो अब जब मतलब लग तो यहां पर भी प्रॉक्सी रही है, ये भी एक टाइप ही है प्रॉक्सी का, लेकिन काम देखो कैसे हो रहा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका नाम देखो क्या है, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसने इसको पूरा रिप्लेस है जो इस एड्रेस को कर दिया, है ना, और अपना एड्रेस लगा करके बाहर है जो फ्लो कर दिया। अब वहां से जब मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो ये क्या करेगा, अपनी इस डायरी में नोट डाउन है जो करके रखेगा, एक सेकेंड। अच्छा ये पेन नहीं चल रहा, बाकी सब कुछ तो चल रहा है, मैं कह रही हूँ पेन रिकॉर्डेड क्लास में भी कभी कभी लाइव क्लास के मजे उठाने चाहिए, कभी कभी होता है ऐसे, ज्यादा तो नहीं होता। हाँ चल पड़ा भाई साहब। हाँ तो जब वहां से मेरे पास रिक्वेस्ट है जो बेसिकली आएगी, जब मैंने रिक्वेस्ट की तो अभी ये देखेगा अच्छा ये X वाली रिक्वेस्ट है, ये किस IP एड्रेस ने की थी, अच्छा 5 वाली ने, तो अब ये क्या करेगा, इसको दे देगा रिक्वेस्ट वापस,
ठीक है, अब ये इसको भी नहीं दिखाएगा कि रिक्वेस्ट कहां से आई है, कौन से आईपी एड्रेस से आई है। ठीक है, तो ना इसको पता इसके बारे में, ना जहां से रिक्वेस्ट आई, मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और जहां से मेरे को रिस्पॉन्स वापस आ भी रहा है, तो दोनों को ही नहीं पता चलेगा कहां से आई कहां से नहीं। उसके लिए यही है सब कुछ। तो मैं यहां से इसको भेज रही हूं, ये आईपी एड्रेस को चेंज करके, मतलब मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस का नाम देकर के आगे भेज रहा है। और वहां से कोई रिक्वेस्ट यहां पर आ रही है, तो अब ये देख रहा है कि किस प्राइवेट एड्रेस ने, आईपी एड्रेस ने रिक्वेस्ट की है, क्या वो इसने या इसने की है। जैसे मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट अगर आ भी रही है, तो उसने आकर के बोला कि अच्छा ये वाली रिक्वेस्ट आपने की थी तो इसको पकड़ लो, है ना। तो अब इसने कहा अच्छा अच्छा मेरे नाम से आई है, रुको मैं देखता हूं। तो ये अपनी डायरी में देखेगा कि ये रिक्वेस्ट किसने की है। टीवी ने भी नहीं की, लैपटॉप ने भी नहीं की, इस अलेक्सा ने भी नहीं की, मोबाइल ने भी नहीं की। तो इसने कहा भाई हमने तो की नहीं रिक्वेस्ट, वापस लेके जाओ इसको। तो जितने भी फर्जी की भी अगर रिक्वेस्ट आ रही होती तो वो भी क्या है, ये एक तरीके से रिमूव है जो कर देता। तो इसमें भी क्या है, फायदा हो जाता है। अब इसको एक बार थोड़ा सा इस डायग्राम के थ्रू है जो बेसिकली देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से तो कहता है कि अगले वाला हमारे पास में आता है, कहता है कि इसको पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं। कहता है कि डेटा पैकेट्स रीच द वेब सर्वर एंड गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैंने कोई रिक्वेस्ट की, तो इस पब्लिक नेटवर्क से वो रिक्वेस्ट जाती है हमारे रूटर के पास, है ना। तो हमारा रूटर उस एड्रेस को चेंज करके जो है मतलब प्राइवेट से जाती, प्राइवेट नेट आईपी एड्रेस से, और ये उसको पब्लिक आईपी एड्रेस का नाम दे करके, मतलब चेंज करके, ट्रांसलेट करके वेब सर्वर के पास है जो भेजता है। और अब वहां से रिस्पॉन्स आएगा। अब ये देखेगा किस प्राइवेट नेटवर्क आईपी एड्रेस ने ये रिक्वेस्ट है जो की थी, तो उसकी ये रिक्वेस्ट फुलफिल है जो हो जाएगी। तो वही चीज है कि डेटा पैकेट्स रीच द वेब सर्वर एंड गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बैक टू द राउटर। वो वही जो कहानी जो मैंने अब आपको बताई, वही आपके दोबारा दोहरा रहे हो आप। कहता है कि नाउ इट्स द एनएटीज जॉब to send the information back to the device that requested it. Otherwise, every connected device would receive the same information. The NAT uses its records to determine who requested the data. जैसे मान लो मेरा टीवी है, मेरा मोबाइल है या मेरा लैपटॉप है, ये तीनों रूटर के साथ में कनेक्टेड है। अब जब मेरे टीवी ने कोई रिक्वेस्ट की है, तो वो टीवी के पास ही वापस है जो भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे मोबाइल पर भी फ्लो होगा और मेरे, है ना, उस पे लैपटॉप पर भी होगा। ठीक है, तो इसके पास एक तरीके से इसकी एक डायरी है जिसके अंदर ये नोट करके रखता है कि किसने रिक्वेस्ट की थी और किसको मुझे इसका बैक जवाब है, रिवर्ट है जो करना है। NAT changes the data packets public IP to its previous private IP and sends it to the requested device. ओके, सो मतलब वही वाली कहानी जो मैं अभी तक आपको बता रही थी वही चल रही है ना। तो अब देखो मेरे पास में क्या है, ये मेरा रूटर है या NAT डिवाइस, आप कुछ भी कह सकते हो। अब बेसिकली क्या है कि जैसे ये सारे डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसके जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो इस तरीके से 1 2 3 4 करके मेंशन है। एक जनरली हमारे रूटर का होता है, जनरली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब मान लीजिए यहां से कोई रिक्वेस्ट है जो हम इसको भेज रहे हैं। अब ये क्या करेगा, इसको जो इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है चेंज करके इसको एक पब्लिक आईपी है जो दे देगा। अब ये इंटरनेट से रिक्वेस्ट करेगा, वहां से जब रिवर्ट आएगा तो ये क्या करेगा, दोबारा से देखेगा कि अच्छा ये 4 नंबर से आई थी, तो ये 4 नंबर को वापस है जो भेज देगा। ना इसको इसका जो है पब्लिक सॉरी प्राइवेट आईपी पता चला, और ना ही इसको पता चला कि ये किस आईपी एड्रेस है आपके पास में है, क्योंकि रूटर बीच में एक इंटरमीडिएटर की तरह आता है। काम तो ऐसे ही, इसमें भी प्रॉक्सी जैसा ही हो रहा है, लेकिन इसका नाम है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ओके। अब टाइप्स ऑफ के अंदर ही आगे चलते हैं। कहता है कि NAT फायरवॉल वर्क्स ओनली बाय अलाउइंग इंटरनेट traffic to pass through the gateway if a device on the private network requested it. Any unsolicited request or data packets are discarded, preventing communication with potentially dangerous devices on the internet. ये वही चीज है जो मैं आपको अभी तक समझा रही हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मे भी एक रिक्वेस्ट आती है, कहता है कि भाई ये आपने रिक्वेस्ट मांगी थी, अब ले लो। आपके रूटर के पास आती है, रूटर कहता है रुको भाई मेरे नाम से आई है तो मैं चेक कर लेता हूँ। अब ये देखता है कि अच्छा किसने रिक्वेस्ट की थी। अब अगर उसकी डायरी में नोट होगा
तो ये आगे फ्लो कर देगा। अगर ये रिक्वेस्ट फर्जी की होती है तो इसको पता चल जाएगा, अब ये कहेगा बाय बाय, हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। ये वही बात होगी कि आपने जो है आपके घर पे एक सोना सा लैपटॉप का ऑर्डर आता है, तो आप कहते हो कि ये मैंने तो मंगाया नहीं है ना। फिर ये बाकी घर वालों से पूछते हैं तुमने मंगाया, नहीं मंगाया तो फिर जाओ, ठीक है, क्योंकि फर्जी हो सकता है। ओके, तो कोई एनी अनसॉलिसिटेड रिक्वेस्ट, जो मतलब एक तरीके से फर्जी या स्पैम कह सकते हो। ओके, अब ये कहता है कि इफ इनबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक डज नॉट हैव अ प्राइवेट आईपी एड्रेस टू फॉरवर्ड टू बियॉन्ड द गेटवे, the NAT firewall knows the traffic is unsolicited and should be discarded। वही वाली चीज, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दी है। तो ये डिस्कार्ड कर देगा अगर नहीं है वो वाली रिक्वेस्ट आपके किसी भी डिवाइस ने की है, तो आपका रूटर वहीं से कहेगा बाय बाय। Computers and servers on the internet can only see the public IP address of the router and none of the private IP address specific device like phone, laptop या smart TV, जो भी है IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से अगर कोई भी ऐसा आपकी डिवाइस जुड़ रखा है, आपका AC है, टीवी है, आपकी फ्रिज है, आपकी अलेक्सा है, आपका मोबाइल है, ये कैमरा है, कुछ भी अगर आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से ये रिस्पॉन्स आया है, और ना ही उस सर्वर को पता चलेगा कि आपके जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसका, ठीक है। इंटरनेट की दुनिया के लिए हमारा एक ही पब्लिक जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस होगा, तो हम उसी के थ्रू ये जो रिक्वेस्ट करेंगे और वहां से वो रिक्वेस्ट हमें फ्लो है जो हो रही होगी। बीच में हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन लेयर या फिर आप कह सकते हो फायरवॉल, ये काम है जो कर रही होगी। दिस इज नोन एज आईपी मास क्वाड्रेटिंग, ठीक है, तो इसको मास क्वाड्रेटिंग के नाम से है जो जाना जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW नाम से काम के बारे में पता चल रहा है। अब कहता है कि द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW कंबाइंस ट्रेडिशनल फायरवॉल टेक्नोलॉजी, अभी जो हमने पढ़ी थी फिल्टर फायरवॉल है ना, वो भी होती है बट कुछ स्मार्ट फीचर्स के साथ में। इसमें कुछ एंटीवायरस या एनक्रिप्टेड ट्रैफिक इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें जो मिक्सअप होती हैं, मतलब वही काम कर रही है बट स्मार्ट तरीके से, ठीक है। जैसे एक मतलब जो पैकेट है वो दूसरी में फ्लो हो रहा है ना, जा रहा है आपके सर्वर पर, तो ये क्या है, सारे जो जितने भी पैकेट्स हैं उनको खोल खोल के देखेगी कि भाई उसके अंदर क्या है क्या है क्या है क्या है क्या, ठीक है। अपने आप में इंस्टॉल भी नहीं करेगी लेकिन कहेगी अच्छा पहले मुझे खोल के बताओ कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है, इस पैकेट के अंदर क्या है, तभी मैं आगे है जो भेजूंगी, ठीक है। सो बिसाइड NGFW इंक्लूड डीप पैकेट इंस्पेक्शन, ये डीपली हर पैकेट को इंस्पेक्ट करेगी, विच इंस्पेक्ट द डेटा विद इन द पैकेट इटसेल्फ, इनेबलिंग यूजर टू मोर इफेक्टिवली आइडेंटिफाई, कैटेगराइज और स्टॉप पैकेट्स विद मलेशियस डेटा। अगर देखा अच्छा ये डेटा मलेशियस हो सकता है, ले जाओ इसको यहीं से। दिस इज मोर एडवांस कैपेबिलिटी कंपेयर टू द पैकेट फिल्टरिंग ओनली विच ओनली एग्जामाइंस द पैकेट हेडर्स, ठीक है। तो ये मतलब डीपली जाकर के है जो चेकिंग करेगी और फिर ही है जो आपके सिस्टम तक है जो डेटा पहुंच पाएगा। तो ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गया आपके पास में। तो चलिए अब आपको यस एडवांटेज है जो करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। सो जैसा काम है वैसा ही नाम है कि भाई अनऑथोराइज एक्सेस जितने भी हैं तो वो एक्सेस ना कर पाए हमारे नेटवर्क को, राइट। तो यही इसका जो मेन काम है फायरवॉल का, मतलब जितने भी मलेशियस एक्टिविटी करने वाले हैं, जैसे हैकर्स हैं या जो भी ऐसी मलेशियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले वेबसाइट्स में हैं, तो उन सबको क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। तो जिसको अथॉरिटी है वही हमारे सिस्टम के अंदर एंटर हो पाए, हमारे नेटवर्क के अंदर अनऑथोराइज एक्सेस से प्रिवेंट करती है ये फायरवॉल। Firewall can be set up to restrict incoming traffic from a particular IP address or network, preventing hackers, other malicious actors from easily accessing a network or system। अगर लग रहा है कि भाई इस IP एड्रेस से आपको जो है ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है मतलब, और आपको ऐसी अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस मतलब किया जा रहा है, तो ऐसे आईपी एड्रेस को ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल जो कि हम लोग लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मालवेयर एंड अदर थ्रेट्स। फायरवॉल्स कैन बी सेट अप टू ब्लॉक ट्रैफिक लिंक्ड टू नॉन मालवेयर और अदर सिक्योरिटी कंसर्न्स, असिस्टिंग इन द डिफेंस अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ अटैक्स। जैसे कुछ वेबसाइट्स फिक्स होती हैं कि भाई ये जो है ना, यहाँ से थ्रेट्स आता है, यहाँ से मालवेयर है जो आता है, वायरस ये फैलाती हैं ये वेबसाइट्स, है ना।
तो हम उन वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस को फायरवॉल के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने स्कूल के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं कि इनको अगर बच्चे ओपन करते हैं तो यहाँ से वायरस आएगा जो बच्चों को नहीं पता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फायरवॉल के थ्रू उनके आईपी एड्रेस ब्लॉक कर सकती हूँ। ऊपर वाले में क्या था कि भाई एक पर्टिकुलर से अगर आपको आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये मालवेयर है ना, तो हम उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से मेरे को कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं आएगी, हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कि ये वेबसाइट्स ऐसे हैं, ये आईपी एड्रेस की ऐसी सीरीज है जहां से आपको मालवेयर आता है, तो हम उनको ब्लॉक है जो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन ऑफ मालवेयर एंड अदर थ्रेट्स से भी आपको बचाता है। कंट्रोल ऑफ नेटवर्क एक्सेस, अब इसके अंदर क्या है कि जैसे ये दोनों तो क्या थे, ये ब्लॉक कर रहे थे कि इनका यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये कर सकते हो कि आप इसका यूज करना है मुझे और बाकियों का नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि ये ही आईपी एड्रेस की वेबसाइट्स हैं जो हम एक्सेस कर पाए। जैसे कि हम जैसे स्कूल में है कि मैं ऐसा है कि भाई स्टूडेंट्स के जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना, वो प्रिंट की कमांड दे तो भी प्रिंटर है जो तक ना पहुंच पाए, मतलब वो प्रिंट की कमांड उनको वो एक्सेस ना मिले। सिर्फ टीचर्स के जो कंप्यूटर्स हैं उन पर प्रिंटर की जो कमांड है वो रन हो। ठीक है, मतलब प्रिंट की जो कमांड है वो रन हो उनके ही सिस्टम के ऊपर। तो ऐसी भी अगर मैं रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रही हूँ तो ये भी कंट्रोल हो सकता है किसके थ्रू, हमारे इसी फायरवॉल के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हम एक्सेस दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं को कि जो ये यूज हो पाए, बाकी ऑफ कोर्स ना हो। तो ऑफ कोर्स बच्चों के उनका कंप्यूटर है जो ज्यादा होंगे, टीचर्स के कम होंगे, तो मैंने कहा कि भाई इन आईपी एड्रेस को ही आप अलाउ करो, बाकियों को मत करो अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो। फायरवॉल्स कैन बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ पर्टिकुलर नेटवर्क रिसोर्सेज और सर्विस फॉर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और ग्रुप, कि इसी एक ग्रुप को, आपके कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं, तो आप चाह रहे हो कि भाई कंपनी में या कैसे भी आप कह लो, स्टूडेंट हैं और पियोन है, इनका जो ये नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ जिनके टीचर्स हैं ना, उन्हीं के सिस्टम हैं जो ये प्रिंट वाली कमांड दे पाए। तो कहता है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, सर्विसेज और स्पेसिफाइड इंडिविजुअल ग्रुप, सिर्फ इसी को आप क्या कर रहे हो, एक्सेस करने देने की जो है एक्सेस की परमिशन है जो बेसिकली दे रहे हो। मॉनिटरिंग ऑफ नेटवर्क एक्टिविटी, firewalls can be set up to record and keep track of all the network activities. This information is essential for identifying and looking into security problems and other kind of shady behavior. अब ये क्या है कि ये रिकॉर्ड भी है जो रखती है कि कहाँ से कोई रिक्वेस्ट आई है आपको, अच्छा ये रिक्वेस्ट आपको इस आईपी से आई है, ठीक है, आप इस आईपी पर अपनी रिक्वेस्ट है जो भेज रहे हो, है ना, तो ये क्या करेगी भाई, सबका रिकॉर्ड भी है जो अपनी कॉपी में रखेगी, ताकि कल को मान लो कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो उस कॉपी के अंदर या कॉपी के थ्रू पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो रिक्वेस्ट मालवेयर की थी ये इस सिस्टम ने की थी। ठीक है, तो इससे जो है मतलब आइडेंटिफाई हो सकता है कि दिक्कत आई तो आई कहाँ से थी, क्या शुरू कहाँ से हुई थी या कहाँ पर दिक्कत है। ठीक है, तो वही चीज है, फायरवॉल कैन बी सेटअप टू रिकॉर्ड एंड कीप ट्रैक ऑफ ऑल द नेटवर्क एक्टिविटीज, जितनी भी नेटवर्क एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब का एक ट्रैक, एक रिकॉर्ड है जो रखेगी। सो दिस इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड लुकिंग इनटू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, अगर कोई आती है फ्यूचर में तो फिर उसका पता लगाया जा सके, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये दिक्कत आई तो आई कहाँ से। आगे की बात करते हैं, कहते हैं कि रेगुलेशन कंपाइलेंस, मेनी इंडस्ट्रीज आर बाउंड बाय रूल्स दैट डिमांड द यूजेस ऑफ फायरवॉल और अदर सिक्योरिटी मेजर्स। भाई ऐसा है कि अगर आप फायरवॉल यूज कर रहे हो तो उसका भी एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, ढंग की फायरवॉल है जो यूज कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बाउंड बाय रूल्स दैट डिमांड द यूजेस ऑफ फायरवॉल एंड अदर सिक्योरिटी मेजर्स। जैसे अगर आप फायरवॉल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए अगर आप बेसिकली यूज करना चाह रहे हैं तो एक स्टैंडर्ड है सेट कि आपको इस स्टैंडर्ड को क्या है फॉलो करना पड़ेगा। Organization can comply with these rules and prevent any fines or penalty by using a firewall. मतलब अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, वहां पर मैं जो फायरवॉल यूज कर रही हूँ तो मुझे एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि भाई अगर आपको ये सीबीएसई का स्कूल मान लो ओपन करना है तो आपको ये सारी चीजें आपके स्कूल में या होनी चाहिए, मतलब सीबीएसई के एक स्टैंडर्ड है, वैसे कंपनीज का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उनको CMMI 5, 4, 3, 1 ऐसे करके उनको स्टैंडर्ड मिले होते हैं। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि अब आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक स्कूल की, एक संस्था की अगर आप बात करते हो, तो आप अगर फायरवॉल यूज कर रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट होगा। तो अगर आप वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हो तो फिर पेनल्टीज हैं जो भरनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के अंदर है जो बेसिकली आपको बताया है। तो आप एक ढंग की, एक स्टैंडर्ड वाली फायरवॉल है जो यूज करेंगे, है ना। ओके, कहता है कि नेटवर्क सेगमेंटेशन बाय यूजिंग फायरवॉल टू स्प्लिट अप अ बिगर नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स, द अटैक सरफेस इज रिड्यूस्ड एंड द सिक्योरिटी लेवल इज रेज्ड। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ना हम अपने नेटवर्क को कुछ छोटे छोटे सबनेट्स में बांट सकते हैं। कि जैसे अगर ये मेरी कंपनी है तो यहाँ पर मैंने इसके अलग अलग सबनेट्स हैं जो बना दिए। अब मान लीजिए दिक्कत आती है वो किसी एक के अंदर आ गई इसमें, ठीक है, तो अब इसके ही 50 कंप्यूटर हैं जो अफेक्ट होंगे, बाकी सब पर इसका असर है जो नहीं होगा। तो ये एक फायदा हो जाता है फायरवॉल से। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए, में आता है लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल। भाई एक चीज का फायदा है तो भाई नुकसान भी है, कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो क्या है कि भाई अगर आप फायरवॉल की बात करते हो तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें ऑफ कोर्स बंदे भी हायर करने होंगे, है ना। अब हर किसी के बस की बात तो नहीं है, आप कंपनी खोल सकते हो लेकिन ऐसी जो टेक्निकल चीजें हैं वो हर किसी को नहीं आएंगी, है ना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा कि भाई इसको हैंडल करने के लिए लोग भी हमें रखने पड़ेंगे। अब वो भी लोगों का भी खर्चा है। वही चीज है, कहते हैं कि सेटिंग अप एंड कीपिंग अप अ फायरवॉल कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट। मेन चीज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें इतने सारे रूल्स हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा जब हम रूल वाली उस बुकलेट को ओपन करेंगे। जब हम इसके फायरवॉल डिफेंडर को ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो सर के ऊपर से भी जाएंगे, है ना। तो ऑफ कोर्स ये जो है नॉर्मल नहीं है, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, स्पेशली फॉर बिगर नेटवर्क और कंपनीज विद ए वाइड वेराइटी ऑफ यूजर्स एंड डिवाइसेस। एक अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी की बात करेंगे तो बिल्कुल वहां पर अगर मैं फायरवॉल यूज कर रही हूँ तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे डिवाइसेस हैं वहां पर कनेक्टेड है ना। तो ऐसे में बहुत बड़े नेटवर्क के साथ जब आप डील कर रहे हो तो फिर फायरवॉल की कॉम्प्लेक्सिटीज भी है जो उतनी ही होगी, है ना। तो फिर इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी इतने सारे नेटवर्क के साथ में मेरे को हैंडल करना टफ हो जाएगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है और मुश्किल भी है ऑफ कोर्स, है ना। फिर इसके लिए हम बंदे हायर करेंगे, वो एक अलग हमारे लिए कोस्ट कटिंग है जो हो जाएगी। फिर कहता है कि लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी बिकॉज फायरवॉल्स आर फ्रिक्वेंटली रूल बेस्ड, दे माइट नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू फ्रेश सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब मार्केट में कोई नया ही थ्रेट आ गया, रैनसमवेयर जैसे कि उसका ही कोई वर्जन आ गया, अब उसकी बुकलेट में वो चीज है नहीं, अब वो उसको तो अलाउ करेगी है ना। तो कोई ऐसा ही फ्रेश आप कह लीजिए कोई थ्रेट आ गया तो फिर उससे वो आपको नहीं प्रिवेंट कर सकते, फिर आपका सिस्टम जाएगा ही जाएगा। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, some business may place an excessive amount of reliance on their firewall and false sense of security. Some businesses may place an excessive amount of reliance on their firewall and disregard other crucial security measures like endpoint security and intrusion detection system. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कुछ ऐसे बिजनेस होंगे जो कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लेते हैं फायरवॉल के ऊपर, है ना, कि भाई ये फायरवॉल है, ये सब कुछ है जो अपना हैंडल कर लेगी, है ना। तो इस चक्कर में कोई एंटीवायरस हम यूज नहीं करते हैं, या फिर और भी अगर कोई थ्रेट से बचाने के लिए कोई भी और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं तो हम उनका यूज ही नहीं करते कि भाई एक फायरवॉल है जो बचा लेगी, है ना। तो हम अगर मान लो मैं एक कंपनी की बात करती हूँ, उस कंपनी में मेरे 50 एम्प्लॉइज हैं, है ना। अब हर किसी के सिस्टम के ऊपर मैं एंटीवायरस तो इंस्टॉल नहीं कर सकती, 1000 रुपए भी कॉस्ट मान के चलूंगी तो मेरे 50,000 ही लग जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी कि अच्छा ठीक है 50,000 यहाँ एंटीवायरस पे स्पेंड करने की बजाय मैं फायरवॉल पर भरोसा कर लूंगी। लेकिन इतना भरोसा करना भी बहुत जो है कभी कभी नुकसानदायक है जो हो सकता है। एंड पॉइंट, जैसे मैं एंड पॉइंट मैं यूजर हूँ, है ना, तो मैंने अपने सिस्टम पर मुझे एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने फायरवॉल पर ही पूरा भरोसा कर लिया, है ना। तो अब अगर मैंने एंटीवायरस नहीं इंस्टॉल किया और मैंने पूरा भरोसा उस पर कर लिया, अगर कोई थ्रेट आता है मेरे सिस्टम में तो यहाँ पर तो कोई रक्षा करने वाला ही नहीं है, तो फिर हमारा सिस्टम जाएगा, बिल्कुल जाएगा।
आगे हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कि परफॉर्मेंस इम्पैक्ट। Network performance can be significantly impacted by firewalls, particularly if they are set up to analyze or manage a lot of traffic. Performance impact यानी कि इसको हम एक सिंपल से अगर एग्जांपल से समझे तो अभी तक हमने काफी सारे प्रॉक्सी सर्वर हो गया है ना, हमने NAT ये सारी चीजें पढ़ी। तो अब देखो क्या चीज है कि इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास में कोई मान लो एक लेटर आना है तो वो एक डायरेक्ट मेरे पास पहुंचे, है ना। और दूसरा क्या है कि अगर वो लेटर आना है तो पहले वो किसी और के घर पहुंचे, वो उसको पढ़े, चेक करे, सारी चीजें करे, फिर वो मेरे पास है जो भेजे। अगर मुझे कोई रिस्पॉन्स करना है तो मैं पहले इसको भेजूं फिर इसको भेजूं, है ना। तो मतलब इतने सारे जो ये नेटवर्क के इतने हम सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है ना। तो इससे परफॉर्मेंस पर ऑफकोर्स है जो इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर लेटर वाले एग्जाम्पल को देखें तो मेरे को ये ज्यादा ईजी लग रहा है, लेकिन नेटवर्क की अगर परिभाषा में या नेटवर्क की दुनिया में देखें तो ये इजी तो है बट ये खतरों से खाली नहीं। तो मतलब यहाँ पर आपके ऊपर डायरेक्ट है जो अटैक हो सकते हैं। तो आपकी एक तरीके से मजबूरी भी बन जाएगी कि भाई आप थर्ड के थ्रू यहाँ पर पहले चेक करवा करके फिर जो है आप अपने सिस्टम पर लेकर के आए। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूँ कि बहुत सारे लेटर्स हैं या बहुत सारा मेरे पास जो है ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है जो हो जाएगा, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी है जो कितनी डाउन हो जाएगी, है ना। तो ये भी एक इसके डिसएडवांटेज के अंदर हम चीजें लिख सकते हैं। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, बिकॉज फायरवॉल आर ओनली एबल टू सिक्योर वन नेटवर्क। Businesses that have several networks must deploy many firewalls, such which can be expensive. आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहे हैं तो आपके पास में अलग अलग ग्रुप्स हैं जो होंगे, है ना। तो हम कितने सारे जो नेटवर्क्स हैं जो वहां पर यूज कर रहे हैं, तो हर नेटवर्क के लिए मेरे को एक अलग से फायरवॉल है जो लेनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स हर फायरवॉल का एक स्टैंडर्ड फिक्स होगा, हम यूं ही यूज नहीं कर सकते। तो अब इतनी सारी मैं फायरवॉल यूज करूंगी अपने हर एक नेटवर्क के लिए, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या पड़ जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, है ना। तो ये इसका एक सबसे बड़ा क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। तो यानी कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी, बिकॉज द फायरवॉल आर ओनली एबल टू सिक्योर, वो एक ही नेटवर्क को सिक्योर कर सकती है। जैसे मैंने अगर इसके लिए अगर फायरवॉल है अच्छे खासे पैसे लगा करके मैंने सेट कर ली, अब वो इसको तो सिक्योर कर जाएगी, लेकिन बाकियों के लिए फिर क्या आप अलग से फायरवॉल ऑफ कोर्स खरीदनी होगी, तो ये चीज मेरे लिए एक एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये भी इसके एक नुकसान, एक लिमिटेशन के अंदर चीज आती है। नेक्स्ट है आपके पास में कोस्ट। अब अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि भाई कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए मुझे ऑफ कोर्स बंदों को भी हायर करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के तो समझ में नहीं आएंगे रूल्स, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इस लिमिटेड स्केलेबिलिटी की भी बात करती तो एक्सपेंसिव है, तो कॉस्ट का खर्चा मतलब क्या है कि ज्यादा होगा, है ना। तो परचेजिंग मेनी डिवाइसेस और एड-ऑन्स फीचर्स फॉर फायरवॉल सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव, स्पेशली फॉर बिजनेस। हम अपने एक जने के लिए तो कर सकते हैं अफोर्ड, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर और लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इतने सारे सिस्टम्स को मेरे को हैंडल करना और उनको फायरवॉल प्रोवाइड कराना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो कॉस्ट के ऊपर आपका जो है इम्पैक्ट वो जरूर पड़ेगा। ऑलरेडी इन्फेक्टेड सिस्टम्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय फायरवॉल। अगर किसी को ऑलरेडी जो सिस्टम आपका जिसके अंदर वायरस है, मालवेयर है, अगर मैं अब उसके अंदर फायरवॉल लगा रही हूं तो अब वो उसको नहीं सही करेगा। मतलब बीमारी लग जाने के बाद आप उसकी दवाई खा रहे हो, ठीक है, वहां ऑफ कोर्स वो बीमारी तो सही हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसका एग्जांपल लूंगी फायरवॉल का कि अगर ऑलरेडी इन्फेक्टेड आपके पास में सिस्टम है तो वहां फायरवॉल आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। इट इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स इफ सिक्योरिटी रूल्स आर मिसकॉन्फिगर्ड। देखो क्या है फायरवॉल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, रूल्स ही तो है। आपने रूल सेट कर दिए, अब उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपका वो सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर चल रहा है कि भाई इसको परमिशन दूं या इसको ना दूं, ये वाले मेरे को ट्रैफिक से ज्यादा वायरस आ रहा है या मालवेयर आ रहा है तो मैं इसको ब्लॉक कर दूं, ये मेरे सिस्टम है मैं उसको अलाउ कर दूं। तो ये ऐसे सारे क्या है, रूल्स हैं। अगर मेरे जो रूल्स हैं वही मिसकॉन्फिगर्ड, यानी कि वही मैंने सही से सेट नहीं किए हैं, तो फिर ये करेगा ही कैसे। मतलब बीमारी तुम्हें कुछ और लगी है, दवाई तुम कुछ और खा रहे हो, है ना। तो अगर आपने रूल्स ही अच्छे से डिफाइन नहीं किए हैं तो फिर मेरे को कैसे बचा सकते हैं वायरस से। अब ये कहता है कि अगेंस्ट नॉन टेक्निकल सिक्योरिटी रिस्क, जैसे कि नॉन टेक्निकल में सोशल इंजीनियरिंग है, लोगों के इमोशंस के साथ, जैसे कि आपको कोई मान लीजिए कोई लॉटरी का कॉल आ गया, मतलब इस तरीके की जब आपके पास में आती है ना कि भाई आपके इमोशंस इन टेक्निक्स का यूज करते हुए आपको मेंटली मतलब ट्रिक किया जा रहा है, तो ऐसी चीजों से भी वो आपको नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, इसके अंदर डिसएडवांटेजेस थे। अब अगली क्लास से हम लोग बैकअप
रिस्टोरिंग डेटा, इनको हम लोग करने वाले हैं। आज की क्लास में हमने वन शॉट के अंदर पूरा डिटेल में फायरवॉल है जिसको पढ़ा है। एंड चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बिल्कुल चैनल को हैं जो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड बिल्कुल गॉड ब्लेस।